प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान एक रैली करेंगे, साथ ही संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर जिले में होंगे। यहां 14वीं सदी के कवि और समाज सुधार संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपए के मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने सोमवार को बताया कि इस मौके पर मोदी एक जनसभा भी करेंगे। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, प्रदेश में प्रधानमंत्री के करीब एक महीने में ये दूसरी बार दौरे हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 12 अगस्त को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में संत रविदास जी समरसता यात्राएं चल रही है और आपको ध्यान होगा संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर सागर में ही आयोजित कार्यक्रम में हमने ये घोषित किया था कि सागर जिले में सागर के पास बड़तुमा में संत रविदास जी का भव्य मंदिर विशाल स्मारक बनेगा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक तरफ संत रविदास जी के समरसता के संदेश को देते हुए यात्राएं जारी है, जिनका समापन 12 तारीख को ही सागर बड़तुमा में होगा। वहीं संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। तख्तियां और बैनर लिए हुए भारतीय युवा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मध्य दिल्ली में शास्त्री भवन के पास इकट्ठे हुए और केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ नारे लगाए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आवश्यकता खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है, जिससे जनता परेशान हो रही है। भाजपा के मंत्री महंगाई को लेकर रोज नए नए बहाने बनाते और जनता को झूठ परोसते रहते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। जनता जान गई है कि महंगाई के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। श्रीनिवास ने कहा कि देश में हर वर्ग के लोगों को महंगाई का सामना है। युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। We are coming from Tamil Nadu to support Rahul Gandhi. We are protesting in a very peaceful manner, but the government has detained us today. We've come all the way from Tamil Nadu to support Rahul ji only. जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जिस तरीके से युवा वर्ग को बेरोजगारी से परेशान कर रही है, तो हमारे जो राहुल गांधी हम चाहते हैं कि 2024 में वो आए और युवा वर्ग जो परेशान है उनसे राहत मिले। और हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और राहुल गांधी के साथ है, और 2024 में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी जी के अनुसार बहुत करारी हार मिलेगी। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लगाए गए नो कॉन्फिडेंस मशीन पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी सिर्फ 2 ही मकसद हैं। पहला मकसद अपने बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। निशिकांत दुबे ने नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी यहाँ बैठी है, लेकिन वह भारतीय नारी की तरह सिर्फ 2 काम करना चाहती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया जी को सिर्फ अपने बेटे और दामाद की ही चिंता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है।
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 2 कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना, और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी डीएमके देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को आपने उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप ये बताएं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात करते हो, इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई है, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया। हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया। उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला, हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो। फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक और फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के दशकों पुराने नरसंहार के खिलाफ जल्द ही संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल ने लोगों को जागरूक किया है, सरकार उस पर संज्ञान लिया। इस फिल्म के प्रभाव के कारण यासीन मलिक को जेल हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिल्म द कश्मीर फाइल हिंदुओं के नरसंहार के पर्याप्त सबूत नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक CGI से जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के दशकों पुराने नरसंहार के खिलाफ खुद अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की अपील करता हूं। सबूत के लिए CGI मेरे नए वेब सीरीज देख सकते हैं। कश्मीर फाइल्स जब आई तो उसने एक चेतना जगाई, एक जागरूक किया लोगों को, और गवर्नमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। और कश्मीर फाइल्स का इम्पैक्ट ये हुआ कि आज यासीन मलिक जेल के अंदर है। JNK कोर्ट ने जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स का केस था उसको सुओ मोटो खोला है। लेकिन जो बड़े दुख की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी तक ये कह रहा था कि नहीं, ये बहुत पुराना केस हो गया, कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था ये बहुत पुराना केस हो गया है और इसलिए अब हम इसको नहीं खोल सकते हैं। ये अलग बात है कि आर्टिकल 370 के लिए इमरजेंसी बेसिस पे उन्होंने बुला के उसको खोल दिया और उसका तुरंत नतीजा भी निकल आएगा। और हमारी तो हमने क्या किया, कई लोग कह रहे थे भाई कश्मीर फाइल्स में दिखाया वो सच था कि नहीं था, तो हमने कश्मीर अनरिपोर्टेड नाम से, कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड नाम से जितना हमने रिसर्च किया था 4 साल का, वो पूरा एक वेब सीरीज़ में बनाया जो 11 तारीख को ZEE5 में आ रही है। कल ही उसका लॉन्च हुआ था हमारा, और वो मैंने कई लोगों को दिखाई भी है, तरह तरह के पावरफुल लोगों को भी। उसका नतीजा इम्पैक्ट आप ये देखिए, कश्मीर फाइल्स और कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड जो वेब सीरीज़ है दोनों का, कि कल हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ, उसके आधे घंटे बाद ये न्यूज़ सरकार ने अनाउंस किया कि, और उन्होंने अपील की कश्मीरी पंडितों से और हम लोगों से कि आप हमको एविडेंस दीजिए। और सबसे पहला केस जो खोला गया है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी का, और नीलकंठ गंजू जी की जो बेटी हैं वो कल हमारे फंक्शन में थी। उनके सर पोते ग्रैंडसन का भी बयान सामने आया कि ये स्वागत योग्य, लेकिन देर बहुत कर दी सरकार ने। अब देर तो की है, लेकिन काश मैं 30 साल पहले पैदा हो गया होता या फिल्म मेकर होता तो शायद मैं फिल्म तब बनाता जब मुझे पता चला, तब मैंने वो फिल्म बनाई। मैं भारत के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वो रिटायर होने के पहले एक धर्म का काम करके जाएं, और वो सबसे बड़ा धर्म जो उनको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति उससे होगी, जिससे उन्हें वाकई में बहुत बहुत ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड 32 साल पहले हुआ है उसको चंद्रचूड़ जी चाहें तो सुओ मोटो खोल सकते हैं, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से
हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनके पास एविडेंस नहीं है। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से कहता हूं, अगर वो एविडेंस देखना चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के 7 एपिसोड देख लें और उससे उनको इतने एविडेंस मिल जाएंगे कि वो चाहे तो सुओ मोटो इसको खोल सकते हैं। जो काम भारत सरकार और कोर्ट्स को करना चाहिए था, कश्मीर जेनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने का, वो हमने किया है, हमारे पास है, वही अपने आप में एविडेंस है। क्या सर ये द कश्मीर फाइल्स और द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड की जीत है और आपकी मेहनत रंग लाई है? ये देखिए, ये कोई जीत हार के लिए तो हमने बनाया नहीं था। हमें किसी से, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें किसी से जीतना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भारत में आज़ादी के बाद भी हिंदुओं का लगातार विक्टिमाइजेशन हुआ और मानवता के नाम पे कश्मीर जो इतना बड़ा कलंक बना, वो अल्टीमेटली न्याय मिलना चाहिए। मेरी लड़ाई न्यायपालिका के साथ है। इसीलिए आज जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मेरे को चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी का सहारा है और वही मेरे लिए आज इस राष्ट्र में एक होप, एक आशा की किरण जैसे दिखते हैं। मैं उनसे बार बार विनती करना चाहता हूं कि आपको कितने एविडेंस चाहिए मुझे बुलाइए, मैं आपको देता हूं। मेरे पास रिकॉर्डेड सारे एविडेंसेस हैं, उसके बेसिस पे आप सुओ मोटो इसको खोलिए। कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड अपने आप में एक एविडेंस है और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने इसको सुओ मोटो नहीं खोला केस को फिर से, तो मैं आपको बता रहा हूं जो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड देखेंगे वो ये सवाल उठाएंगे कि एक फिल्म मेकर अगर एविडेंस इकट्ठे कर सकता है तो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो इन एविडेंसेस को इकट्ठा कर सके। इंडियाज बेस्ट डांसर 3 के सेट पर गीता कपूर, सयामा खैर और सोनाली को देखा गया। शो की जज गीता कपूर ने अपने स्टाइल को बखूबी निभाया। उसने अपने स्टाइल से सेट पर बैठे लोगों को खूब आकर्षित किया। सयामा खैर हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस स्टेज पर सोनाली को भी देखा गया। अभिनेत्री ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए न्यूक्लिक पोर्टल और चीन की सीसीपी पार्टी के साथ कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दैनिक अखबार ने नेविल रॉय सिंघम के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति को सुदूर वामपंथी उद्देश्यों के समाजवादी हितैषी के रूप में पहचाना है, जिससे चीनी सरकारी मीडिया मशीन के साथ मिलकर काम किया है और चीनी प्रचार का वित्त पोषण कर रहा है। मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कह के दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए। हम तो पहले सोचते थे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और रशिया के इशारे पे चलती है। फिर ध्यान में आया 2007-8 में कांग्रेस के परमानेंटली युवा नेता भी चाइना के इशारे पे चलते हैं, उनके साथ एमओयू करते हैं, उनके कहने पे, उनके इशारों पे नीतियां बनाते हैं। आरसेप के गठबंधन में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है उनके समय कैसे देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हुई थी और चाइना के साथ भी व्यापार देश के पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को खराब करने वाला बढ़ाया था यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने। परंतु अब जो सामने आया न्यूज क्लिक का मामला, ये तो बड़े गंभीर प्रश्न उठाता है उन लोगों पे जो लोकतंत्र के बारे में बात किया करते। जिस प्रकार के प्रेस के लिए वो दुहाई देते थे, वो तो पेड मीडिया हाउसेस थे, जिनके समर्थन में कांग्रेस, जिनके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस, जिनके समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बयान देते थे। ये सब पेड मीडिया था जो फॉल्स नैरेटिव्स, पूरे झूठे देश को अस्वस्थ करने वाले नैरेटिव का प्रचार करते थे
जहां आतंकवादी भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में पेश किया जाता था। चाइना का जो नैरेटिव है उसको भारत में सेट करने के लिए ये सेल्समैन, ये बिचौलिए, ये दलाल मीडिया के स्वरूप लेके मीडिया के आड़ में देश की सुरक्षा के ऊपर प्रहार करते थे और इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जो सामान्य मानवी के ऊपर उनके मन में गलत फहमियां और गुमराह करने के लिए गलत बातों को प्रचार प्रसार करके और फिर अलग अलग प्रेस और मीडिया के फ्रीडम के नाम पे वो अपने दुकान को चलाने का काम करते थे। आप सबको याद होगा न्यूज क्लिक ने फॉरेन सोर्सेज से पैसा लिया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, जो एजेंसीज का काम है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना। ये भी सामने आया कि वो जो चाइना से आया था पैसा मीडिया हाउस के पास, उसको रूट करके गौतम नवलखा जो एल्गर परिषद केस में माओइस्ट लिंक के कारण भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट हुए थे, उनको पैसा दिया गया इस मीडिया हाउस। राहुल गांधी के लोकसभा में लौटने के मामले पर राजद नेता और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है और कहा है कि महागठबंधन कभी देश को बंटने नहीं देगा। भाजपा सरकार केवल आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है और आरएसएस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहती है और ये असंभव है। देश के लोग एक हैं और भाजपा सरकार केवल अराजकता और देश को बांटना चाहती है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देखिए, ये जो बीजेपी वाले जो लोग कर रहे थे, अब बीजेपी वाले लोगों को और आरएसएस के लोगों को मेन है कि ये आरएसएस का एजेंडा रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरएसएस का एक ही मकसद है कि पूरे देश को हिंदू में तब्दील कर दिया जाए। तो ये नामुमकिन है। ये जो देश है ये एकता का देश है, भाईचारा का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये उसका देश है। लेकिन ये चाहती है कि पूरे तरीके से लड़वाना और देश को बर्बाद करना और दो टुकड़ों में बांटना। तो ये नामुमकिन है, ना हम लोग होने देंगे इसको, महागठबंधन के लोग। और जिस तरीके से भाजपा को जातीय जनगणना से भी झटका लगा और ये जो मसला हुआ राहुल गांधी जी वाला, जो आदमी जिसको घर से बाहर करता है, बेदखल करता है, घर से निकालता है, जिसका घोंसला तोड़ता है, एक दिन उसका घोंसला टूट जाता है। तो ये पूरे तरीके से भाजपाइयों को पूरे तरीके से मुंह तोड़ जवाब है कि किस तरीके से किसी का घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी के भी घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। तो आज वो हम लोगों का महागठबंधन का घर को उजाड़ने का काम किए हैं। 24-25 में